नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कई लोग किस्मत पर यकीन करते हैं, भाग्य पर भरोसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर ज़्यादा यकीन होता है और वो भाग्य या किस्मत जैसी किसी चीज़ पर, तकदीर पर कोई यकीन नहीं रखते। आज की जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, उसका किस्मत से बड़ा करीबी कनेक्शन है और बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये कहानी उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले की। देवरिया ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है मुरासों। और इस मुरासों गांव में आज से कई साल पहले यानी 2008 में 2008 एक बहुत ही दुखद घटना हुई। हुआ ये कि राम सुमेर यादव नाम के एक शख्स इस गांव में रहते हैं, खेती किसानी करते हैं। उनका 10 साल का बेटा अपने घर में मौजूद था और इसी बीच एक सांप ने उनके छोटे से बेटे को डस लिया। सांप के डसते ही बच्चे की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई और उसकी तबीयत काफ़ी तेज़ी से बिगड़ी, जिसके बाद परेशान हाल घर वाले सबसे पहले तो, जैसा कि आप जानते हैं, गांव में जो होता रहा है या रिवाज है एक तरह से, ओझा गुनी के पास गए और जो भी झाड़ फूंक करने वाले लोग हैं उन्होंने अपने तौर पर उस बच्चे के जिस्म में चढ़ चुके सांप के जहर को उतारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसके बाद घर वाले डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन डॉक्टर भी ऐसा कोई ट्रीटमेंट या ऐसा कोई करिश्मा नहीं कर सका जिससे बच्चे की जान बचती और आखिरकार बच्चे की मौत हो गई। उसकी सांसें चलना बंद हो गई, नाड़ी थम गई और जितने भी बॉडीली सिम्टम्स होते हैं वो ये इशारा कर रहे थे, वो सिम्टम्स ये बता रही थी कि अब बच्चे के जिस्म में जान नहीं बची है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यादव परिवार रोने बिलखने लगा और सारे लोग भरे मन से उस छोटे से बच्चे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। लेकिन आप लोगों ने ये बात भी सुन रखी होगी कि जब छोटे बच्चे की आम तौर पर मौत होती है तो हिंदू समाज में भी ऐसा देखा गया है कि वो बच्चों को दफना देते हैं। और जब सांप काटने के मामले सामने आते हैं तो सांप काटने के केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि लोग बच्चों को जलाते या दफनाते नहीं हैं, बल्कि उनको पानी में बहा देते हैं, उनकी लाश को किसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो यहाँ पर जब यादव परिवार बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए तैयारी कर रहा था तो गांव के लोगों ने उस परिवार को ये सुझाव दिया, ये सलाह दी कि आपको अपने बच्चे का अग्नि संस्कार नहीं करना चाहिए, आग से अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी लाश को नदी में बहा देना चाहिए। तकलीफ तो दोनों ही सूरत में बहुत ज़्यादा थी घर वालों के लिए, लेकिन जो परंपराएं होती हैं, जो बातें कही जाती हैं, उन चीज़ों का पालन करना भी एक तरह से लोगों की जिम्मेदारी भी होती है और लोग वैसा करना भी चाहते हैं। तो राम सुमेर यादव ने अपने 10 साल के बेटे का अंतिम संस्कार करने की जगह जल के ज़रिए उसकी लाश को प्रवाहित करने का फैसला किया। इसके बाद गांव के लोगों ने कुछ केले के तनों का इंतज़ाम किया और उस केले के तने में उस छोटे से बच्चे अंगेश, जिसे सांप ने डसा था, उसकी लाश को उन्होंने केले के तने से बांध दिया। केले के तने से बांधने के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि केला का जो तना है वो अंदर से खोखला होता है, उसकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि वो खोखली होती है और इस वजह से पानी में वो तैरती है। तो इसीलिए केले के तने से उस लाश को बांधा गया और बांधने के बाद लोगों ने भरे मन से उस लाश को सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद पूरा परिवार जो है वो उसी गमी में, उसी तकलीफ, उसी दर्द के साथ जीता रहा और अपने बेटे की मौत को, अंगेश की मौत को उन्होंने कुदरत का निज़ाम मान लिया, प्रकृति की नियति मान ली, हार मान लिया उन्होंने। कोई भी चारा नहीं था, मतलब मौत के आगे किसका जोर चलता है। लेकिन 15 साल बाद इस मामले में एक अजीब मोड़ आया। हुआ ये कि ये मुरासों गांव जो है वो देवरिया में है और देवरिया के पास उत्तर प्रदेश का एक और ज़िला लगता है बलिया। आप सारे लोगों ने ही नाम सुना होगा, काफ़ी मशहूर जगहें हैं। तो ये जो बलिया है, बलिया में एक पुलिस स्टेशन है मनियर। इसी मनियर पुलिस स्टेशन से वहाँ के जो एसओ हैं उन्होंने मुरासों गांव के प्रधान को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये बताया कि उनके थाने में एक नौजवान लड़का है और इस लड़के का ताल्लुक उसी मुरासों गांव से है जहां के तुम हो, और
ये लड़का कहीं खो गया था, भटक गया था, आज वो हमारे पास थाने में मौजूद है और ये अपने गांव वापस जाना चाहता है। कुछ कुछ बातें ये अपने घर वालों की, परिवार वालों की बता रहा है, लेकिन पूरी तरह से इसे सारी बातें याद नहीं हैं। तो हम तुम्हें इस बच्चे की एक तस्वीर भेज रहे हैं जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है। ये तस्वीर तुम गांव के तमाम लोगों को दिखाओ और ख़ासकर उन लोगों को दिखाओ जिनके बच्चे कभी खो गए हों या लापता हो गए हों। क्या पता ये बच्चा शायद उन्हीं का हो। तो ये तस्वीर, ये बात कहकर मनियर थाने के जो एसओ हैं उन्होंने मुरासों गांव के प्रधान को व्हाट्सएप पर एक नौजवान की तस्वीर भेजी। उस नौजवान की उम्र तकरीबन 25-26 साल के आसपास की लग रही थी और वो नौजवान अपने बारे में, अपने गांव के लोगों के बारे में कुछ कुछ धुंधली यादों वाली बातें बता रहा था। अब जब ये तस्वीर मुरासों के ग्राम प्रधान को मिली तो ग्राम प्रधान ने गांव के लोगों को वो तस्वीरें दिखाई और ख़ासकर राम सुमेर के घर भी वो पहुंचा और उन्हें भी ये तस्वीर दिखाई और कहा कि देखिए, कहीं ये आपका बच्चा तो नहीं, देखने से लग तो रहा है कि आप ही का बच्चा है, वो बच्चा जिसकी आज से कोई 15 साल पहले सांप काटने से मौत हो गई थी। तो ये बात जब घर वालों को बताई और उस लड़के की तस्वीर दिखाई तो घर वाले बहुत हैरान रह गए। हैरान इसलिए रह गए कि उन्होंने अपने बच्चे को मुर्दा मान लिया था, खुद अपनी हाथों से बच्चे की लाश जो है वो पानी में बहा कर आए थे। और अगर ये वही बच्चा था अंगेश, जो अब 15 साल बाद मनियर थाने में मौजूद था, तो ये बात अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं थी और ये बात हैरान करने वाली थी ही। तो राम सुमेर यादव के जो घर के सारे लोग हैं वो बहुत हैरान हुए, लेकिन उन्हें उम्मीद की किरण नज़र आने लगी कि शायद ये उन्हीं का बच्चा है। और गांव के कई लोग और ख़ासकर राम सुमेर यादव के परिवार के लोग दौड़ते भागते जल्द से जल्द मनियर पुलिस स्टेशन पहुंचे, बलिया ज़िले के मनियर पुलिस स्टेशन। और वहाँ उन्होंने देखा कि वाकई एक 25-26 साल का नौजवान वहाँ मौजूद है और उस नौजवान की सूरत जो है वो उनके बच्चे अंगेश से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। गांव के बहुत सारे लोग पहुंचे थे। इन्हीं लोगों में अंगेश की मां कमलावती और चाची संभलावती देवी भी थी। तो जैसे ही बच्चे ने तमाम लोगों के साथ साथ अपनी मां को देखा, उस नौजवान ने अपनी मां को देखा, उसने फौरन अपनी मां कमलावती को पहचान लिया और साथ में अपनी चाची को भी उसने आइडेंटिफाई किया, पहचान लिया और इसके बाद मां से और चाची से लिपटकर देर तक रोता रहा। ये मंजर देखकर गांव वालों को ये बात समझते देर नहीं लगी कि ये वही अंगेश है जो आज से कोई 15 साल पहले सांप के काटे जाने की वजह से मर गया था और अब 15 साल बाद करिश्माई तरीके से उनका रीयूनियन हो रहा है अपने परिवार के साथ। यादव परिवार के दूसरे लोगों ने भी अंगेश को पहचान लिया और इसके बाद वो बहुत खुश हुए। उन्हें ये सब कुछ किसी करिश्मे, किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं लगा और वो खुशी मनाते हुए हंसी खुशी अपने घर वापस आए। घर आने के बाद अंगेश को अपने गांव की और बाकी बातें भी याद आने लगी जो 10 साल पहले की उसकी याददाश्त थी, वो धीरे धीरे वापस आई और उसको सारी चीज़ें धीरे धीरे याद आने लगी। उसने कई पुराने किस्से, पुराने वाक़ये जो बचपन में उसके साथ गुजरे थे, उसने अपनी माँ, पिता और दूसरे लोगों को सुनाई और इसके बाद घर वालों के लिए भी ये बात और कंफर्म हो गई कि हाँ, ये वही बच्चा है जिसे उन्होंने आज से 15 साल पहले सांप के काटने की वजह से मरा हुआ मान लिया था। इसके बाद गांव में, जैसा कि इस तरह के केसेस में होता है, आपको पता है, लोगों की भीड़ लग गई और लोग अंगेश को एक झलक देखना चाहते थे। लोगों को ये सब कुछ बड़ा ही रोमांचकारी लग रहा था। उन्होंने अंगेश से बातचीत भी की। अब अंगेश ने अपने घर वालों को और गांव वालों को जो कहानी सुनाई इन 15 सालों की, वो कहानी जानना भी कोई कम दिलचस्प और कम अनोखी बात नहीं है। वो कहानी कुछ ऐसी है। अंगेश ने ये बताया कि जिस रोज़ उसे सांप ने काटा था, उस रोज़ वो काफ़ी छोटा था, ऑब्वियसली 10 साल उसकी उम्र थी। तेज़ दर्द के बाद वो बेहोश हो गया था और इसके बाद उसे कोई भी बात, कोई भी चीज़ याद नहीं थी। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक रिहायशी बस्ती में पाया और उसने ये रियलाइज़ किया कि ये बस्ती दरअसल एक सपेरों की बस्ती है, जिस बस्ती में उसकी आंखें खुली है। लेकिन अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। उस समय वो ठीक से बता भी नहीं पा रहा था कि वो कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि उसे एक सदमा सा लगा था और अगर वाकई इतने दिनों तक वो कोमा के कंडीशन में रहा हो या नीम बेहोशी की हालत में रहा हो तो होश में आने के बाद फ़ौरन सारी चीज़ों को याद कर पाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसे अब ये बात याद थी कि उसे
उस बस्ती में अमन माली नाम के एक सपेरे ने रेस्क्यू किया था। और अमन माली और बस्ती के दूसरे लोगों ने बताया कि उसे जो है उन्होंने नदी से बहता हुआ रिकवर किया था, और रिकवर करने के बाद अमन माली ने ही अपने प्रयासों से झाड़ फूंक करके उसकी ज़िंदगी उसे वापस दिलाई थी, यानी उसे होश में लाने में वो कामयाब रहा था। इसके बाद 10 साल का वो छोटा सा बच्चा, जैसा कि अंगेश ने खुद बताया, कि वो अमन माली के साथ ही रहने लगा। ये पहले तो उसे कुछ दिनों तक समझ ही नहीं आया कि ये कौन सी जगह है जहाँ पर मैं हूँ, अमन माली और सपेरों की ये बस्ती कौन से राज्य में पड़ती है, कौन लोग हैं, ये कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन बाद में उसने ये महसूस किया कि ये जगह जो है वो बिहार का कटिहार है। उसे बताया गया कि ये बिहार का कटिहार है। हालांकि ये बात अभी भी क्लियर नहीं है कि अमन माली ने उसे सरयू नदी से ही रिकवर किया था या किसी और नदी से, या फिर सरयू नदी के किसी और जगह से रिकवर करके कटिहार लेकर आया था। ये सारी बातें जो है अंगेश के लिए कभी क्लियर नहीं हो पाई, साफ नहीं हो पाई। लेकिन अंगेश को इतना ज़रूर पता चला कि वो बिहार के कटिहार में रहता है, और अब उसका पिता एक तरह से अमन माली ही है जिसने उसे दूसरी ज़िंदगी दी है। धीरे धीरे तकरीबन 15 सालों का वक्त गुजरा, और इन 15 सालों में आज से तकरीबन 5-6 साल पीछे जब अंगेश जवान हुआ, तकरीबन 20-22 साल उसकी उम्र हुई, तो अमन माली ने अंगेश को काम के सिलसिले में भेज दिया पंजाब। पंजाब में उसका कोई कनेक्शन रहा होगा अमन माली का। बिहार के बहुत सारे लोग, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो ये जो अंगेश नाम का बच्चा है, जब ये जवान हुआ तो उसके फोस्टर फादर कह लें या उसके पालक पिता ने, अमन माली ने उसे भेजा पंजाब। वहाँ एक बड़े किसान के पास वो रहकर काम करने लगा और खेती किसानी वो करता था। विडंबना ये थी कि जितनी पगार, जितनी मेहनताना अंगेश को मिलती थी, वो सारा का सारा पैसा अंगेश को अपने पिता को, अमन माली को ही दे देना पड़ता था। और पिछले कुछ दिनों से अमन माली जो है लगातार उस पर शादी कर लेने का दबाव बना रहा था। और ये सब कुछ पिछले कई सालों से चल रहा था, जब से उसने काम शुरू किया था, जब से वो जवान हुआ था। और अब तकरीबन 25 साल उसकी उम्र है, और अमन माली लगातार उसे कह रहा था कि अब तुम शादी कर लो। लेकिन अंगेश जो है अपने बचपन, अपने गांव को पूरी तरह भूल नहीं पाया था। उसकी धुंधली यादें उसके जहन में ताज़ा थी, और उसे बार बार ये तकलीफ़ होती थी कि काश वो अपने माँ बाप, अपने गांव एक बार जा पाता, अपने माँ बाप से मिल पाता। इस तरह की सोच जो है उसके मन में हमेशा रही। और इसी क्रम में इस साल 20 फरवरी 2023, 20 फरवरी को अंगेश ने पंजाब में ही एक ट्रक ड्राइवर से अपने दिल का दर्द बयान किया। वो ट्रक ड्राइवर इत्तेफाक से किसी मुकाम पर, किसी मोड़ पर अंगेश से मिला, और अंगेश ने बातों ही बातों में जब ये सुना कि ट्रक ड्राइवर जो है उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है, तो उसने बताया कि मैं भी बेसिकली उत्तर प्रदेश का हूँ, देवरिया का, लेकिन मुझे बहुत सही तरीके से याद नहीं है। मेरे गांव का नाम तो मुझे याद है। उसने अपने गांव का नाम बताया कि मुरासों गांव है, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ कनेक्टेड नहीं हूं, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई, और इन दिनों मैं पंजाब में रहता हूं। पूरी कहानी उसने सुनाई उस ड्राइवर को। और ड्राइवर का जो ताल्लुक़ है वो उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ ज़िले से था, और पंजाब में वो ड्राइवर उस वक्त वहाँ से उत्तर प्रदेश ही वापस जा रहा था, आज़मगढ़ ही जा रहा था। उसने एक ऑफ़र दिया अंगेश को कि अगर वो चाहे तो उसे वो आज़मगढ़ छोड़ देगा, वहाँ से वो अपने गांव, अपने ज़िले देवरिया जा सकता है। अंगेश को एक उम्मीद की किरण नज़र आ गई। उसे लगा कि ठीक है, ये मौका सही है, कम से कम आज़मगढ़ तो पहुँचूँ, अपने राज्य तो पहुँचूँ, अपने वतन तो पहुँचूँ, वहाँ से फिर वापस जाऊँगा अपने गाँव की तरफ। ये सोचकर वो ट्रक ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ गया, और फिर कुछ समय के सफ़र के बाद वो पहुंचा आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश। और आज़मगढ़ में ही उसे उतरना पड़ा, क्योंकि ड्राइवर का डेस्टिनेशन वहीं तक था। आज़मगढ़ में उतरने के बाद उस ड्राइवर ने अंगेश की मदद की, और किसी और ड्राइवर के ज़रिए अंगेश अब पहुंचा उत्तर प्रदेश के ही बलिया ज़िले तक। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बलिया और देवरिया उत्तर प्रदेश के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी ये दोनों ज़िले बिल्कुल सटे हुए हैं, इनका बॉर्डर कनेक्टेड है। तो बलिया पहुंचने के बाद उसने एक पुलिस स्टेशन में जाकर बात की। लोगों ने उसे सजेस्ट किया। बलिया में वो जहां उतरा था उस जगह का नाम है बेलथरा रोड। बेलथरा रोड में उतरने के बाद, लोगों के सुझाव देने के बाद वो पहुंचा मनियर पुलिस स्टेशन।
और मनियर पुलिस स्टेशन जाकर उसने बताया कि मैं देवरिया का रहने वाला हूँ और इसी तरह से मैं बचपन में ही भटक गया था। एक तरह से देखा जाए तो मेरी मौत हो गई थी, मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली और अब इस हाल में मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ। ये बात जो मनियर थाने के पुलिस वाले हैं उनको भी काफ़ी दिल को छूने वाली लगी और ख़ासकर एसओ को लगा कि इस मामले में बच्चे की मदद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतने साल बाद अगर वो अपने घर वालों से मिल पाता है तो ये अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं होगी ये बात। तो फिर एसओ ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुरासो गांव के जो ग्राम प्रधान हैं उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद अंगेश की तस्वीर भेजी और उसके बाद कैसे कैसे अंगेश का अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन हुआ, रीयूनियन हुआ, ये पूरी कहानी आपने सुनी। तो ये कहानी जितनी दुखद है, एक बच्चे की मौत कह लें या एक बच्चे का सांप से काट लिए जाने के बाद उसका बेहोश हो जाना कह लें, जो कह लें, बेहोश हो जाना ही कहेंगे क्योंकि ये तो इस दुनिया का नियम है कि एक बार जो इंसान मर जाता है वो फिर कभी ज़िंदा नहीं होता, और अगर ज़िंदा होता है तो इस तरह की स्टोरीज़ हमने सुनी है कि उसका पुनर्जन्म होता है, लेकिन मरा हुआ आदमी ज़िंदा नहीं होता, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो इस मामले में अगर ये अंगेश जो है इतने सालों के बाद वापस आया और उसे झाड़ फूंक के ज़रिए ही किसी ओझा ने अगर उसे दूसरी ज़िंदगी दी तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि शायद वो सांप के काटने के बाद कोमा में चला गया होगा या बेहोशी में चला गया होगा, लेकिन बाद में वो रिकवर कर गया। तो ये पूरी घटना थी, लेकिन ये काफ़ी अजीब, करिश्माई और दिल को छूने वाली घटना थी, जिसका फर्स्ट हाफ जो है वो काफ़ी दुखद और दर्दनाक है, लेकिन सेकंड हाफ जहाँ पर रीयूनियन होता है वो काफ़ी खुशी देने वाला और एक हैप्पी एंडिंग वाली बात है। तो मुझे लगा कि ये कहानी मुझे आप सबको सुनानी चाहिए। तो खैर, अंगेश की इस पूरी कहानी पर आप क्या सोचते हैं? खासकर सांप से काट लिए जाने के बाद जो हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा बनाई थी कि ऐसा अगर किसी के साथ हो तो उसे जलाया नहीं जाए बल्कि पानी में प्रवाहित कर दिया जाए और इस तरह से प्रवाहित किया जाए कि वो डूबे नहीं। ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था थी तभी आज ये लड़का ज़िंदा है, अपने घर वालों से मिल पाया। तो हमारे पूर्वजों की इस व्यवस्था पर आप क्या सोचते हैं, इस परंपरा पर? और जो घटना हुई उस घटना पर आपका नज़रिया क्या है? इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। जिस तरह से रीयूनियन हुआ उस पर आप क्या सोचते हैं? इस पूरे एपिसोड में मैं एक बात अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, वो ये कि अगर कभी भी किसी को भी कोई सांप काट ले तो आप ओझा गुनी के चक्कर में न पड़ें। विज्ञान ये कहता है कि अगर सांप जहरीला है तो आमतौर पर उसके एंटी वेनम इंजेक्शन से इलाज उसका हो जाता है। थोड़ा लंबा खिंचता है, कई सांपों के जहर बहुत ख़तरनाक होते हैं, लेकिन एंटी वेनम देने से सांप से काटे हुए शख्स का इलाज हो सकता है, बशर्ते कि उसे जल्द से जल्द वो ट्रीटमेंट मिले। तो इसीलिए एडवाइजेबल यही है कि झाड़ फूंक करने और किसी ओझा गुनी के पास जाने की जगह आप फ़ौरन नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाइए और आप एंटी वेनम की कोशिश कीजिए। अगर हो सके तो उस सांप की तस्वीर लेकर जाइए। आजकल तो हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है। अगर उस सांप की तस्वीर लेकर जाएंगे तो सांप की पहचान हो पाएगी कि वो कौन सी प्रजाति का सांप है, और फिर उसके मुताबिक डॉक्टर जो है किसी भी विक्टिम को, किसी भी पीड़ित को ट्रीट कर पाएंगे। अगर इनके घर वालों ने भी वक्त पर उस तरह का इलाज हासिल कर लिया होता तो शायद आज 15 सालों की ये जुदाई जो है इस बच्चे को नहीं झेलनी पड़ती। डॉक्टरों के पास ये घर वाले गए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किस तरह के डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास कितनी देर बाद गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ओझा गुनी ने हाथ खड़े कर लिए तब वो डॉक्टर के पास गए, बहुत देर हो गई। और आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर भी जो है बहुत क्वालिफाइड नहीं मिलते। सरकारी अस्पतालों में तो खैर डॉक्टर होते हैं, प्राइवेट जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी होते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द हमने ये देखा है कि जिन्हें हथौड़ा छाप डॉक्टर कहते हैं या क्वैक इंग्लिश में जिन्हें कहते हैं, उन्हीं लोगों की तादाद ज़्यादा है जो कहीं कंपाउंडर का काम करते हैं, कहीं कुछ सुन लेते हैं, कर देते हैं और दवाइयाँ दे देते हैं। तो आमतौर पर गांव के इलाकों में लोग उन्हें भी डॉक्टर मान लेते हैं, तो ऐसे लोगों के पास जाने से बचना चाहिए। तो खैर, ये मेरी एक विनम्र सलाह या सुझाव, जो भी आप समझे, ये आप सारे लोगों के लिए है। इस बात पर अमल करने से ज़िंदगी में मेरे हिसाब से अगर किसी के साथ हादसा हो तो उसे मदद मिल सकती है। खैर, मुझे आपके कमेंट्स, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल ये कहानी यहीं तक, लेकिन इस सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। मामूनी बोरगोहां का कमेंट है। उन्होंने
एक वाक़ये का जिक्र किया है। हमारे एक दर्शक हैं समीर, जो रेगुलर क्राइम तक देखते हैं, इत्तेफाक से उनकी माता और घर के दूसरे लोग भी क्राइम तक देखते हैं और मेरी स्टोरीज़ भी सुनते हैं। तो समीर की अपनी माँ के साथ कुछ अनबन थी और उनकी, जैसा कि समीर ने बताया था कि उनकी माँ ने उन्हें कुछ दिनों के लिए खुद से अलग कर दिया था, तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड, बहुत दुखी थे और उन्होंने अपनी इस पीड़ा को क्राइम तक के प्लेटफॉर्म पर बताया था। जिसके बाद मैंने जब उनके बारे में कमेंट किया, उनकी माँ के बारे में जब मैंने उनकी माता से निवेदन किया, तो उनकी माँ ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने बच्चे को अपना लिया। इस बात पर मामोनी ने बड़ी खुशी का इजहार किया है और वाकई ये बहुत खुशी की बात है और मुझ में बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि संतुष्टि का भाव है कि चलो मेरी वजह से, या मैं अपनी वजह नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि क्राइम तक की वजह से जो है एक माँ बेटे का पुनर्मिलन हुआ और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आई एम फीलिंग हैप्पी, दैट्स इट। मामूनी जी रेगुलर कमेंट करती हैं और लिटिल रेन ड्रॉप्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है, लाइक टू योर जेस्चर व्हेन यू सेड पड़ोस के घर shows how much in depth you go in narrating a story you almost picturize and tell. थैंक यू वेरी मच। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने कहा है कि मैं किसी भी स्टोरी को पेश करने से पहले उसको काफ़ी महसूस करता हूँ और उसको फील करते हुए अपनी कहानियाँ पेश करता हूँ, ये उन्हें अच्छा लगता है। तेंजिन हैं, ये तिब्बत की रहने वाली हैं और इन दिनों बेल्जियम में रहती हैं। इन्होंने लिखा है कि उन्हें मेरी और शमसर की कहानियाँ सुनना काफ़ी पसंद है। थैंक यू तेंजिन, बहुत धन्यवाद आपका। रणवीर कुमार शर्मा जी ने भी कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि सेकंड वाइफ और सेकंड हस्बैंड एंड वाइफ इन फर्स्ट स्टोरी दे मे बी मर्डर्ड बट दे अवॉइड क्राइम टू चूज लाइफ एंड सेकंड स्टोरी इट सीम्स टिट फॉर टैट कंडीशन। एनीवे, मुझे एग्जैक्टली तो ये इनके कहने का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन मोटे तौर पर जितना मैं इनके इस कमेंट से रिकवर कर पाया हूँ उसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो बिहार में दो जोड़े थे जिनकी कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि दोनों ने इंटरचेंज कर लिया अपने पार्टनर्स और शादी कर ली भागकर, तो उसमें पहले तो एक जोड़े ने, जाहिर सी बात है, एक पति ने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया और एक पत्नी ने अपने पति के साथ धोखा किया। तो जो दो लोग धोखे के शिकार हुए, उन दोनों लोगों ने जब आपस में शादी कर ली तो उस चीज़ को हमारे बहुत सारे दर्शकों ने बहुत पॉजिटिवली लिया है और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो इस खेल में लूज़र थे। तो अगर वो यूनाइटेड हो गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी साथ चलाने का फैसला किया तो ये अपने आप में एक सुखद बात है। बड़ी अनोखी किस्म की कहानी है। अगर आप लोगों में से किसी ने उस कहानी को मिस किया है तो प्लीज़ मेरा एक दिन पहले का एपिसोड देखिएगा। उस एपिसोड का थंबनेल जो है हमने ये दिया था, अजब प्रेम की गज़ब कहानी। प्लीज़ उस कहानी को ज़रूर सुनिएगा, आपको बड़ा ही अनोखा लगेगा वो। प्रिया संजय जी ने कमेंट किया है, नेल्सन डिसूजा ने कमेंट किया है, बहुत थैंक यू। मेहंदी रिजवी जी हैं, कमलेश चावड़ा गुजरात से कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। मनीष कुमार मंडवी ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। बलदेव सिंह जी, प्रदीप भाम्बू जी, प्रवीण, विजेंद्र सिंह, चरिता एनीवे मैं आपका नाम ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि सारे वर्ड्स जो हैं वो आईडी में एक साथ मिले हुए होते हैं। अगर आप अलग से अपना नाम मेंशन करें तो शायद मैं पढ़ पाऊँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। संतोष गुप्ता जी ने भी कमेंट किया है और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। इहाकू चैनल कुछ ऐसा है आईडी। इन्होंने कहा है कि थैंक यू, मैंने उनका कमेंट पढ़ा, लेकिन आज भी उन्होंने अपना नाम अलग से मेंशन नहीं किया है तो मैं उनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ और आईडी को देखकर मैं उनको ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। बहरहाल आज इतना ही। मैं फिर जब अपने अगले एपिसोड में हाजिर होऊंगा तो आप लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ूंगा। आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में जो भी ख्याल आया, जो भी आप सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। फिलहाल मुझे और मेरे साथी सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।